चला गया। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे परभक्षण से, ठीक है। क्लास 12 बायोलॉजी लेसन नंबर 13। देखो भाषा में परभक्षण का मतलब होता है कि इसमें दो जीव होते हैं। किताब हो गया। इसमें दो जीव होते हैं, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है? भक्षण करता है। और देख लेना, एक जीव को लाभ होता है। जैसे मान लो एक शिकार एक शिकारी है, एक शिकार क्या है? शिकारी है। तो शिकारी को लाभ होगा और जो शिकार होगा उसको क्या होगा? हानि होगा। जो शिकार होता है उसको, जो शिकार होता है उसको हानि होता है, और जो शिकारी होता है उसको क्या होता है? लाभ होता है। हम लोग जाए कहीं खरगोश मिल गया तो छोड़ेंगे क्या उसको? हम लोग नहीं। यदि किसी समुदाय में पकड़ के लेकर आएंगे, अब उसको दिन कुछ दिन रखेंगे, मोटा हो जाएगा तो धके रहते देंगे। यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी है, सुनो जी, यदि किसी समुदाय में, समुदाय का मतलब जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, यदि किसी समुदाय में पादपों को, एकदम ध्यान से सुनते रहना, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी न हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? बात समझ रहे हो? जो पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधे को कोई खाने वाला ना हो तो बताओ पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे? रहेंगे ना। हम लोग मरे नहीं तो क्या हम लोग जीवित रहेंगे? ना। तो कह रहा है कि यदि किसी समुदाय में पादपों के खाने के लिए प्राणी ना हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? परभक्षण को आप प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। उच्चतर पोषी स्तर, पोषी स्तर का मतलब जानते हैं ना? क्या होता है पोषी स्तर? अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। देखो, पोषी स्तर का मतलब होता है कि एक जीव से दूसरे जीव के जोड़ने की जो कड़ी होती है उसी को हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है उत्पादक। क्या आता है? उत्पादक। जैसे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं ना, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको उत्पादक कहते हैं। तो माने जो पोषी स्तर होता है उसका पहला जो कड़ी होता है उत्पादक होता है। सभी पेड़ पौधे उत्पादक। और दूसरा जो होता है शाकाहारी, जिसको कहते हैं, जिसका प्रथम उपभोक्ता कहते हैं शाकाहारी। जैसे खरगोश हुआ, जैसे मान लो अब तो बकरी हुई, और तो बकरी सब कुछ खा रही है घर में रख, लेकिन जो जंगल में रहते हैं कुछ सब कुछ नहीं खाते हैं, खाली घास खाते हैं। तो प्रथम उपभोक्ता हुई। पहले तो कहा रहा उत्पादक, उसके बाद से प्रथम उपभोक्ता रहा, उसके बाद से द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं। जैसे मान लो घास है, घास उत्पादक हुआ, घास को किसने खाया? बकरी। और बकरी को किसने खाया? मान लो बकरी कुछ और खाया, कोई जानवर खाया, तो वो क्या हुआ? मांसाहारी। उसके बाद से एक होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खा सकता है। जैसे शेर हुआ, सर्वाहारी होता है। मनुष्य हुआ, कौआ हुआ, गिद्ध हुआ, सब सर्वाहारी होते हैं। तो इसी को पोषी स्तर कहते हैं, जो माने एक लेयर से चलते हैं, एक परत से बनकर। पहले उत्पादक, तब प्राथमिक उपभोक्ता, तब एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, तब आपका होता है तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता को सर्वाहारी कहते हैं। इसी को पोषी स्तर कहते हैं। आगे बढ़े कमली को, जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरन का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आ जाता है। सही बात है। शिकारी और किसका? शिकार के बाद जंगल में हिरन रहता है, और जंगल में कौन रहता है? शेर रहता है। बाबू तो हमारे तरफ देखो यार, जंगल में बाघ रहता है और क्या रहता है? हिरन। नहीं, बाघ शेर मत कहो ना, तो क्या खाएंगे सब? हिरन और बाघ की बात करना। तो हिरन देखो शिकार हो गया, अब बाघ क्या हो गया? शिकारी। अब दोनों के बीच में जब अन्योन्य क्रिया होगी तो किसको हानि होगा? हिरन को हानि होगा, क्योंकि हिरन मर जाएगी, खा जाएगा। अब बाघ को क्या होगा? लाभ होगा। तो इसी को कहते हैं परभक्षी। सबसे अच्छा उदाहरण यही है। हिरन और क्या होता है? बाघ। हिरन को लाभ होता है और हिरन को हानि होता है, बाघ को लाभ होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परभक्षी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आगे चलो, कह रहा लेकिन बीज को खाने वाले गौरैया भी परभक्षी के कम नहीं है। गौरैया बीज है, बिया है कोई, तो बिया को अगर गौरैया खा रही है बाबू, तब बिया क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा, और गौरैया शिकारी हो जाएगा। ये भी परभक्षी का उदाहरण है। हालांकि पौधों को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियां संदर्भ में यह भी परभक्षी को ज़्यादा भिन्न नहीं है। पोषी स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सनाल के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी और दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वे शिकार समष्टि को नियंत्रण रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। सही बात है। अगर शेर न रहे
तो कितना ज़्यादा हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर मनुष्य बकरा बकरी को ना खाए तो सोचो कितना अधिक संख्या बकरी को बढ़ जाएगा। अगर खेत में एको अनाज बची ना, सब चढ़ जाएंगे। सोच लो, सब कहाँ हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। इस सारा सिस्टम किसके लिए? इसीलिए माने जो प्राकृतिक संतुलन वो बना रहे, इसको बनाने के लिए सब आवश्यक है। मुर्गा मुर्गी के नाम सुने होंगे। अगर मुर्गा मुर्गी हम लोग ना खाएं तो इसकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी। कहीं भी जाओगे तो मुर्गियाँ नजर आएगा, भाई लाते से मुर्गी सब लगेंगे। बात समझ रहे ना। हालांकि सब हम लोग देख लिए हैं, 30 रुपया किलो मुर्गा, 20 रुपया फ्री में मुर्गा भी खा कर देख चुके हैं हम लोग। फ्री में मुर्गा खा कर देख रहे लॉकडाउन में। बात समझ रहे ना। अभी एक लड़का कोई कहा था कि सर हम लोग पढ़ाई से क्या फ़ायदा, पहला लॉकडाउन लगा तो स्कूल बंद, दूसरा लॉकडाउन लगा है तो हम लोग प्रमोट हो गए, अब तीसरा जब लॉकडाउन लगेगा तो हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। आप लोग झूठे पढ़ा रहे हैं। तार मामा का लड़का के मौसम बना लगा तो क्या होता है। कह रहा है कि अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों के समष्टि घनत्व तो बहुत बढ़ जाएगा। सही बढ़ जाएगा, हिरन इतना अधिक बढ़ जाएंगे, एको घास बचेगा नहीं, सब हिरन चढ़ जाएंगे। आगे देखो, तनी आगे सुने का। आपको मालूम है ना, कुछ बात मालूम चला है आपका सेंटर मालूम, सेंटर कल का आ चुका है, कहाँ आपका गया है, समझ रहे हो। अभी नेट पर नहीं चला है लेकिन सेंटर पता चल चुका है। टाइम टेबल अब जब आ जा 2-4 दिन में तक सेंटर पता चल गया, आना था कल। लेकिन आगे चलो, तुम लोग जांच कर लेना कहाँ गया है, वहाँ से पता चल जाएगा सब। चलिए, तो अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों के समष्टि घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती। अब सुनो ध्यान से, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियाँ लाई जाती है, सुनो ध्यान से, मान लो कहीं कोई तालाब है, विदेश की जातियाँ लाई जाती है। देखो क्या होता है कि जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेश जातियाँ लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है और तेज़ी से फैलने लगती है, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसकी प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। अब देखो उसका उदाहरण पेश कर रहा है। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने यह लाखों हेक्टेयर प्रक्षेप में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी को एक प्रकार का सलब माना होता है छोटा जीव जंतु को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सके। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाए गए जैव नियंत्रक विधियां परभक्षी के समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित होती है। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। अमेरिकी प्रशांत घाट की चट्टानी अंतर्ज्वारीय समुदाय में पाइसेस्टर तारमीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए एक प्रयोग में जब एक बंद अंतरराज्यवीय क्षेत्र से सभी तारामीट हटा दी गई तो अंतर्जातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही कशेरुकियों के 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। अगर परभक्षी ज़्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अतिदोहन करता है तो हो सकता है कि शिकार विलुप्त हो जाए और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी को विलुप्त हो जाएगा। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी है। विवेकी का मतलब मनुष्य। अच्छा देखो, एक बात बता रहे हैं, अगर बहुत ऐसे जीव होते हैं ना, बहुत ऐसे जीव होते हैं जो किसी को खाने के लिए जीते हैं। जैसे आप बहुत ऐसे माने विवेकी का मतलब होता है जो लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चिंपैंजी का नाम सुनेंगे, बंदर के। जब उसको क्या होता है ना, सुना इधर, जब उसको वो चींटी को बहुत अधिक पसंद करता है खाने में। देखो कितना अच्छा उदाहरण बता रहे हैं, चींटी बहुत अधिक उसको पसंद होता है। अब बिल में अगर चींटी है उसको खाने के लिए क्या करता है मालूम है? क्या खाएगा? बिल का ना चींटी है तो दिमाग लगा घुस के, मैंने बिल्ली इतना पता है घुस तो क्या करता है कि डंटा इतना बड़ा लेता है, कहीं से वही में हुर देता है डंटा। हाँ, डंटा उड़ता है तो जो चींटियाँ होती है डंटे के ऊपर चढ़ करके आती है, ठीक है, और उसको क्या करता है, खाता जाता है। देखो दिमाग उसके पास, चिंपैंजी की बात कर रहा है, आप लोग मनुष्य को नहीं बता पाए। वो क्या करता है, खाता जाता है। अब होता ही है इसमें, होता ही है, जानते हो। अब बार बहुत छेदिया में देखता रहता है, बिलिया में, वही लगता है कि पूरा चींटी को हम खा जाएंगे तो फिर कल से हम लोग का भोजन करेंगे, तो छोड़ देता है उसको। कहता चलो 10 को चींटी बची है, छोड़ देता, अब नहीं खाता है। फिर 10 को से 20 को होंगे, सब 30 को होंगे, फिर संख्या जब बढ़ जाता है फिर जाकर के खाता है रोज। मैं जरूर बचा करके रखता है कि हम सब नहीं खाएंगे। तो ये भी जरूरी है, विवेकपूर्ण यूज करना चाहिए इसको। अच्छा, परभक्षी होना भी जरूरी है। अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या लाई गई थी, नागफनी के पौधा लाई गई थी। अच्छा,
कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जीव खाइए जाएगा। अभी आप देखिए बहुत ऐसे तालाब आपको दिखाई देता होगा, जलकुंभी का नाम आप सुने होंगे, जलकुंभी के तनी ऐसा जलकुंभी जमता है, पूरा पोखरवे छाप लेता है, पूरा पोखरा, उसको खाने वाला कोई नहीं होती। कितने मछलियाँ होती है, कोई नहीं खाती है, वो जलकुंभी के रूप में पूरा फैल जाता है। इसी तरीके से देखो इसमें दिखा रहा है कि बहुत ऐसे जब विदेश से कोई चीज़ लाया जाता है ना, मान लो जरा सोचो कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इतना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई विदेश से आ गया गाना कौन पढ़ाने लगे, यूँ यार कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो जब वो बोलना शुरू कर दिया तब उसका आपको तो पहले समझने में कोई महीना लग जाएगा ना समझने में कि क्या बोल रहे हैं। उसी तरीके से जब विदेशों से नई जातियाँ कुछ लाई जाती है तो उसको कोई नहीं खा पाता है, डर है ना, फैलाएगा कोई, है ना करेगा। जितने भी जंतु सब डरते हैं उससे कि ना मालूम का कोई हमरे के मत छाप खा ले, हम ओकरा छापा जाता है, तो डरती हैं सब। तभी परभक्षी के उदाहरण होता है। माने जान जाओ कि परभक्षी में क्या होता है, एक जीव जो होता है दूसरे जीव का क्या करता है, भक्षण करता है। आई करेगा तभी पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। मैंने कहा कि अगर शेर है हिरन को नहीं खाएगा तो हिरन की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मनुष्य है बकरी को नहीं खाएगा तो बकरी की संख्या बहुत अधिक। देखो ये खूंसू का हमने कहाँ खाने जाए, खूंसू के मीट बहुत कम खाते हैं, फिर भी देखो कितना बकरियाँ उपस्थित है कि नहीं। कहीं जाओ लेकिन खाली बकरी दिखाई देती है। और रोड के किनारे आपका खेत है तो आपकी मम्मी जाती है तो जब 2023 में अभी नौका रामायण आने वाला बा पहले शुरू कर देती है, रोड के किनारे अगर खेत होगा तो बात समझिए। अब इतनी कंट्रोल में है तो ये हाल है, समझ। जब अधिक मात्रा में हो जाएंगे तो क्या हाल है। तो परभक्षी के बारे में लिखा जाएगा ना, सब लिख लेंगे ना, हाँ कि लिखाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। परभक्षी में एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को क्या होता है, हानि होता है। इसमें जितने भी जीव होते हैं वो सभी जीव एक दूसरे से मन संतुलन बनाए कर रखते हैं कि अगर जो माने खाता है उसको शिकारी कहते हैं और जिसको खाता है उसको क्या कहते हैं, शिकार। अगर शिकारी ना खाए शिकार को तो शिकार की जो मात्रा होगी, जो संख्या होगी पर्यावरण में बहुत अधिक क्या होती है, बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण जो होता है पर्यावरण का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता। लिखा जाएगा, सब लोग लिख लेंगे। हाँ राजकुमार कुछ पूछना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग स्पर्धा माने होता है लड़ाई। अच्छा ये बताओ, कोई भी जंतु है तो जंतु में लड़ाई दो तरीके की होती है। एगो अंतरजातीय स्पर्धा, एगो अंतराजातीय स्पर्धा। तो अंतरा मतलब होता है अलग अलग जाति के, अलग अलग जाति, कुत्ता लड़ रहा है, बिलार लड़ रही है तो अलग अलग जाति के। एक होता है अंतरजाति। अंतरजातीय स्पर्धा माने एक जैसे हम लोग बने, हम तू हमरा के मार हम तारा के पटक के मारते हैं तो एक को कहेंगे हम लोग का चीज अंतरजातीय, एक ही जात का हम लोग, समझ है ना। तो एक ही जात के जब जीव लड़ाई करते हैं तो उसको अंतरजातीय कहता है। अलग अलग जात के कौवा कबूतर लड़ता है तो अलग अलग जात के तो उसको अंतरा जातीय स्पर्धा कहता है। पिंटू बात समझ में आता कि ना। तब ये एक लड़का जो पूरा एकदम क्लियर सीक्वेंस तरीके से समझता है। चलो अब देखा ही। अच्छा देखो, जब डार्विन के नाम सुने हैं। डार्विन ने लेमार्क ने बहुत सारे अपना सिद्धांत दिए थे। लेमार्क ने क्या कहा था कि पहलवान के बच्चे ही क्या आता है पहलवान, लेकिन बात गलत है ना। तार नाक छेदाइल बा, तार लड़की हो नाक छेदिया वही का हो नाक, फिर नाक छेदवाओगे फिर है। ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता है। आप लोग जब से जन्म तब आपके माई एगो नथनी खोज देते उसमें ले पहले रहो, समझ रहे हो। वो तो अरे बच्चा हो आगे बढ़ता स्पर्धा के पास आते हैं। आज हमने कि देखला बन जाता वो ऐसा तुम्हारे गाँव में है। अरे अब है अब भैया नहीं जानता है, साधु संत आदमी। हाँ, जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यताओं की उत्तरजीविता के बारे में कहा था तो निश्चय था कि जय विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। अच्छा देखो, जीवन संघर्ष के मतलब जानते हैं ना। मान लो जीवन संघर्ष का मतलब क्या होता है, लोग जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं और जो उसमें जीत जाता है संघर्ष में उसका जीवन आसान हो जाता है। मान लीजिए कि एक शेर है, मान लो दो कुत्ते हैं। देखो कुत्ता किससे वो समझता है कि मेरा क्षेत्र है, मूत्र से समझता है।
मूत से। अगर तार मोटरसाइकिल साइकिल भाई ले काल बलू आ कोई महुआ तो कुत्ता अगर मूत दिया और तू साइकिल पाए पट्टी में लगा तो कुत्ता भौंकेगा साइकिल मोटरसाइकिल के देख रही हाँ उसको ही लगे कुत्ता आइल भाई जा का होता है ऐसा ऐसा होता है। बाप लोग के साइकिल के चैन कुत्ता तोड़ दिल रात को बना के जब मुतला अपना काम है तो डार्विन ने ही कहा कि जीवन संघर्ष सब लोग माने सुनो सब लोग अपने जीवन से लड़ाई करते हैं जिंदगी जीने के लिए और जो लड़ाई में जीत जाता है वो क्या करता है जो लड़ाई में जीत जाता है वही अपने जीवन का आसानीपूर्वक जीता है। तो सुनो स्पर्धा का मतलब लड़ाई होती है। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा था तो नीचे था कि जैव विकास में अंतर्जातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। आगे सुनो आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है, सुन लो ध्यान से, स्पर्धा में लड़ाई उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियाँ उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित है। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह असंबद्ध जातियाँ भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहाँ की आवासीय मछलियाँ साझा आहार झील में प्राणी प्रवक के लिए स्पर्धा करती है। दूसरी बात यह है कि स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। बाधा स्पर्धा में एक जाति को असम दक्षता दूसरी जाति को बाध्यकारी और संदर्भ की उपस्थिति के कारण घट सकती है। भले ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसलिए स्पर्धा के एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसा कि घासे और दूसरी परिस्थितियों में ने किया गया था। जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धिक रूप से उत्तम जातियाँ अंततः दूसरे जातियों को विलुप्त कर देती है। माने इसका मतलब क्या है? स्पर्धा का मतलब होता है लड़ाई। स्पर्धा का मतलब क्या होता है? देखो स्पर्धा तो होता है जंतुओं में, लेकिन वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डायनासोर का नाम आपने सुना होगा, जो धीरे धीरे अस्त हो गया इस पृथ्वी से, तो उसके लिए वातावरण अनुकूल नहीं था। जितना तापमान चाहिए, अगर मान लीजिए आप ही हैं, खूब जड़ा पड़े, इतना ठंडा पड़े कि आप हिल जाए, कब तक ठंडा को बर्दाश्त कर सकते हैं? ना सोचिए कब तक। खूब ज़्यादा कोरोना आ जाए, ढाई लोग मरे तो क्या कर देंगे आप? मैंने बात कर रहे हैं, स्पर्धा की बात कर रहे हैं। तो स्पर्धा तो लड़ाई होती है, लेकिन इसके साथ वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो स्पर्धा का मतलब लड़ाई, और उसमें जो जीव जीतता है, जो जीव का होता है जीतता है लड़ाई में, वह वहाँ पर रहता है, बाकी सब का होता है मर जाता है। अब देखे होंगे, मैंने एक जंगल में देखा था कि एक भैंसा होते हैं, सब जंगल में रहते हैं, सब जंगली भैंसा। तो जंगली भैंसा था बेचारा, उसके साथ 4 शेर थे, चारों उसके वो प्रहार कर रहे थे। तो कभी अगले टांग से मारता था तो 2 शेर उधिया जाते थे, कभी पिछला टांग से मारता था तो 2 उधिया जाते थे, और कभी सींग से उठा कर फेंक देता था। मैं स्पर्धा की बात बता रहा हूँ, ऐसा कर रहा था। लेकिन बताओ कब तक करेगा ऐसा? कब तक? जब भाग रहा था तो पूरा चारों छुट्टी आ रहे थे। अब देखो भाग रहा था तो दिक्कत ये बात की थी कि पकड़ ले रहे थे उसको, समझ रहे हो? और जब रुक रहा था तो लगे नहीं आ रहे थे। भाग रहा था तो पकड़ ले रहे थे, चलने ही नहीं दे रहे थे। और रुक रहा था, टंगरिया मार फेंकता था तो उधिया जाते थे। तो लेकिन कब तक 10 बार, जब तक थक ना जाए। और अंत में क्या होता है ना, वो चारों जो होते हैं, चारों के बाद अब उसमें 10 हो जाते हैं, सब 4 से 10 बढ़ जाते हैं। मारते अंत में वो अपने ज़िंदगी को हार जाता है और वहाँ पर गिर जाता है, और पूरा शेर नोच के उसको खाने लगता है, मन भर खाते हैं सब। अब वो जान जाता है कि अब मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है, आखिरी पल है, बस। उसके बाद से पूरा चीर फाड़ के खा जाते हैं, और भेड़ा वहाँ पर, भैंसा वहाँ पर खा होता है। तो स्पर्धा तो हुई, लड़ाई तो हुआ, ताकत तो बहुत पास था, लेकिन करे तो क्या करे? बात समझ रहे हो? हिरन के साथ भी यही होता है। हिरन तो भागने बड़ी स्पीड है उसका, तेज भागती है, लेकिन जंगलों में जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं उसका सींग फंस जाता है, सींग में से फंस जाती है, फिर उसके पास तो और ताकत नहीं, वो भी टंगरी के बल पर ही जितना छटपटाना छटपटा ले। लेकिन शेर का आगे, तेंदुआ का नाम सुने होंगे। तेंदुआ का कोई पीछा कर रहा है तो समझो कि वह 120 की स्पीड से दौड़ता है,
समझो, एक बार में वो 10 से लेकर 15 फीट तक कूद सकता है। ऐसे से कूदी तो हो जा सकता है इतना हाई। लेकिन 1 घंटा के बाद, अच्छा जब भी वो थक गया तो थकने के बाद बैठ जाता है। अब बैठने के बाद उठता नहीं है, 2-4 घंटा तक वो बैठता रहता है। और उतने में कोई शिकारी आकर उसका शिकार कर दे, शिकार भी करेगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो 3 घंटा तक आराम नहीं करेगा तब तक वो भागेगा नहीं। बात समझ रहे हो? तो ये भी स्पर्धा की बात है। भाग तो बच तो सकता है, लेकिन यहाँ से भाग जाएगा तो सब समझ जाते हैं कि अब यहाँ से जब वो बैठ जाएगा तो समझ जाएगा 3 घंटे पहले उठेगा नहीं। समझ रहे ना? तो ये भी जंतुओं की एक स्पर्धा होती है, एक लड़ाई होती है। तो लड़ाई में जो जीतता है उसकी वो दुनिया हो जाती है, जो हार जाता है उसकी। मान लो बिल्ली है, कुत्ता है, तो बिल्ली क्या करेगी? कुत्ता के सामने कभी बिल्ली भागते ही रहती है, देखते ही होंगे। वही स्पर्धा है। एक रोटी फेंको तो बिल्ली भी चाहेगी हम खाएं। रोटी में तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन तनी अगर गोश्त उसमें हड्डी फेंको तो उसमें ज़्यादा लड़ाई होता है। बिल्ली चाहिए कि हम खाएं, कुत्ता चाहेगा हम खाएं। तो कुत्ता के आगे बिल्ली का कहेगी कुत्ता से लड़ेगी, क्या बिल्ली नहीं लड़ेगी, भाग जाती है। वो कोशिश तो करती है कि हम लेकर भागे इसको, लेकिन कुत्ता के सामने वो टिक नहीं पाती, बेचारी भाग जाती है। अब देखो एक चीज़ इसमें देखो, जब वो भागती है तो कुत्ता के जीत हो जाती है। आज ज़्यादा अगर बिल्ली ऐठली तो जो चाँप देगा वो, तो देखो बिल्ली का हो गई, साफ हो गई, बिल्ली का हो गई, साफ हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुत्ता भी साफ हो जाता है। स्पर्धा में कभी कभी दोनों का हानि होती है, दोनों का हानि हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो लिखा जाएगा ना स्पर्धा के बारे में, यही जोड़ जाड़ के लिखना है। क्या है बायोलॉजी, क्या है जो भाव आप समझ गए उसको लिखना चलना है। चलो स्पर्धा लिखा जाएगा सब लोग। अब आइए परजीविता। परजीविता, परजीविता का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर रह करके जीवित रहता है। जैसे जूं 1 किलो निकले भी ढील हराएगा तुम्हें होता है। तो जूं आपका होता है, किस में होता है सब, समझ ना? लड़कियों को भी परेशान करते हैं, देखना नो। हाँ तब का है ना, वो काटेली से, लेकिन है ना उम्र काटेली से, लेकिन अभी जब बैठी है सब तो कैसे हाथ कहेंगे बाप रे कितना ढील बात होगी, तो डरे रे 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 मत काटना रे, मास्टर बात करता मैंने आपको आ देता है ऐसे आपका कि भले काटता है तो आप माने ऐसे करके रखते हैं। हाँ माने तार तो बहुत खोजली होला। अच्छा हरबैंड लड़कियाँ लगाती है ना, जब खजुआता है तो हैजा खजुआता है, हरबैंड खोज ली से हैजा के लोग मुझे का हरबैंड लगाते हैं, कर लेती है, ऐसा होता है। तो उसी का परजीवी, ये बाह्य परजीवी है, ये क्या है, बाह्य परजीवी है। एक होता है अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर आता है। शरीर का क्या होता है, देखना कोई लड़का बहुत पतला होता है, समझ रहे हैं? अच्छा कीड़ी का नाम आप सुने होंगे, तो बहुत कीड़ी ढेरी खाई थी कांचे, खोजा खोजा निकला जब लैट्रिन, मैं आ रहा हूँ इस तरीके की थी। तो ये सब परजीविता, परजीविता 2 प्रकार की होती है। जोक का भी नाम सुना होंगे आप, जोक, ये भी बाह्य परजीवी होता है। ठीक है ना? आप लोग तो धान वगैरह काटते नहीं, काटते होंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं, वही डर लगता है। और चूना खाली डाल दो, जोक, जो का नाम नहीं सुने, उसमें हड्डी नहीं पाई जाती है जोक में। और उसको अच्छा तिरोई की सब्जी खाए हो ना, वही होता है जोक। तो परजीविता का मतलब क्या होता है, इसमें एक को लाभ होता है, दूसरा क्या होता है हानि। अब केचुआ हमारे अंदर है, केचुआ का नाम सुने हैं ना, केचुआ हमारे अंदर है तो उसको लाभ होगा, और हमारा जो जितने भी प्रोटीन ले रहे हैं, जितने भी विटामिन ले रहे हैं, उसको चूस रहा है। कौन चूस रहा है? केचुआ चूस। तो केचुआ को तो लाभ हो रहा है, लेकिन हमको क्या हो रहा है हानि। साला हम गए जन्मदिन में गए, मछली का पूरा चूस लिया साला, केक खाए पूरा चूस लिया, वो सब कौन स्वाद है, कौन फायदा ना भाई, लोग खैले साला है, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो किसको हानि हुआ, साला हमको हानि हुआ, मैंने खाया वो चूस लिया, तो दिक्कत होती है आपको हैं। हमने गया पनीर खरीदा, हमने गया काजू खरीदा, किशमिश खरीदा कि हम खाएंगे खूब तंदुरुस्त रहेंगे। हमने शादी में गया रसगुल्ला खाया और खूब बढ़िया पूरी वगैरह बना था, उसको मैंने खाया कि तो हमारा शरीर मजबूत होगा। और केंचुआ जो था पूरा खा गया, चूस लिया। माने एक बात करें, माने उदाहरण बता रहे हैं। तो देखो ये मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्राणी में रहने और खाने के मुक्त व्यवस्था है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। परजीविता पादपों से लेकर, सुन लो, परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि का सिरेकी जंतु किसे कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हम लोग कौन सा जंतु है, कसरे के जंतु है, रीढ़ की हड्डी हमारे अंदर है, यहाँ पर
मजबूत हम लोग हैं। टूटे जा फिर सही हो जाई, अगर जोड़ा जाई काटी ठोका जाएगा तो पटरा ले कोई बढ़िया है, काटी ठोका जाएगा जोड़ा जाएगा, फेविकोल से चिपका दिया जाएगा, टेप मारा जाए सही। तो उच्च कोटि के कशेरुकियों तक इतने अधिक बारीकी परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकी तक इसमें अधिक बारीकीय समूहों में विकसित हुई है। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। वे परपोषी जो केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित है, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साफ सफल के लिए अगर परपोषी परजीवी को, परपोषी जानते हैं ना जिसके अंदर वो रहता है, हम क्या होंगे परपोषी, हम क्या होंगे परपोषी, और जो हमारे अंदर रहेगा वो क्या होगा भाई परजीवी। क्या कहते हैं परजीवी, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी, एक अंदर। लाभ किसको होगा परजीवी को, हानि किसकी होगी हमको, समझ रहे बात को। तो इतना जरूर लिख लेना, 3 बार हेडिंग पढ़ा है, परभक्षण, स्पर्धा और कौन परजीविता। कल हम पढ़ेंगे सहभोजिता, सहपकारिता, और कल ये पाठ आपका समाप्त भी हो जाएगा। कुछ आपको हम प्रश्न देते हैं, लिख कर लेकर आना है तुम लोग को, देना प्रश्न सब पर ही लिखना डायरेक्टली, ठीक है। कहाँ गया होता रहो, चलो पहला लिखो बाबू सब लोग, एको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सब लोग लिख लगे। आइए, परजीवी पादप और मृत्युजीवी पादप में 5 अंतर लिखिए। पहला प्रश्न है, परजीवी पादप और मृत्युजीवी पादप में 5 अंतर लिखिए। परजीवी पादप और मृतोपजीवी पादप में 5 अंतर लिखिए। 5 अंतर लिखिए, 5 अंतर लिखिए। अच्छा देखो सब लोग, परजीवी पादप किसे कहते हैं, ये जीवित पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी का मतलब ये जीवित पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी का मतलब ये मरे हुए पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो होते हैं किसी जंतु के अंदर या बाहर रख करके भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो होता है सड़े गले स्थानों से भोजन प्राप्त करते हैं। याद है ना, किससे, सड़े गले स्थानों से। ये रोगजनक होते हैं बाबू, परजीवी क्या होता है, रोगजनक होते हैं। हालांकि ये रोगजनक नहीं होते हैं, पुनः ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ये आर्थिक रूप से प्राय हानिकारक होते हैं, ये लाभदायक होते हैं। तो कवक वगैरह इसमें आते हैं, पारोटी वगैरह फुलाने में इसका काम होता है। इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हो, बेल लिख सकते हो, बेलीफोरा लिख सकते हो, चंदन लिख सकते हो परजीवी वाला में, चाहे तो आप केचुआ लिख सकते हो, जोक लिख सकते हो, ऐसे में तो जानते हो ईस्ट लिख सकते हो, राइजोपस लिख सकते हो, कवक लिख सकते हो। अगला प्रश्न लिखो, सहजीवन से आप क्या समझते हैं, सहजीवन से आप क्या समझते हैं। दूसरा, सहजीवन से आप क्या समझते हैं, सहजीवन से आप क्या समझते हैं, सहजीवन से आप क्या समझते हैं। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब 2 जीव एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं, जब 2 जाति के जीव एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं, दोनों का लाभ होता है, दोनों का लाभ होता है, तो उसको क्या कहते हैं। इसके उदाहरण में लाइकेन का नाम सुने होंगे, कवक और शैवाल। कवक नीचे रहता है, ठीक है, हाँ शैवाल ऊपर रहता है। तो शैवाल प्रकाश को खींचता है और कवक जमीन से जल और खरी और खींच कर देता है, तो दोनों का लाभ होता है। अगला लिखो, नेक्स्ट अगला लिखो, प्रतिजीविता और या परजीविता को से आप क्या समझते हैं। प्रतिजीविता या परजीविता से आप क्या समझते हैं, दोनों अलग अलग है। प्रतिजीविता दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, और परजीविता से आप क्या समझते हैं, और परजीविता से आप क्या समझते हैं, लिख लेना। तो प्रतिजीविता का मतलब होता है कि एक जीव के जटिल उपापचायी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धिरोधक रासायनिक पदार्थ द्वारा किसी दूसरे
जीव के वृद्धि को पूर्ण रूप से रोक देता है तो उसे कहते हैं प्रतिजीविता। प्रतिजीविता का मतलब एक रासायनिक पदार्थ उसने उत्पन्न किया और दूसरे जो पदार्थ उसके वृद्धि को रोक देता है उसको प्रतिजीविता कहते हैं। परजीविता तो आप जानते ही होंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन लेके सब लोग। तीसरा क्वेश्चन चौथा लिखो। प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए। प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए। प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए। तो बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे की सभी जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। सूर्य के प्रकाश के तापमान के कारण ही वाष्प विसर्जन की क्रिया होती है। रंध्र खुलते हैं, बंद होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जितने भी पौधे होते हैं उसमें बीज का अंकुरण होता है। इक्वाली को शीत निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं? शीत निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं? याद है कि जब बहुत अधिक शीतलहरी पड़ती है, जाड़ा पड़ता है, तो जो जीव होते हैं उससे बचने के लिए जो व्यवस्था अपनाते हैं, हाँ, तो उसको शीत निष्क्रियता कहते हैं। भालू वगैरह हो जाएंगे अपने। भालू जो होता है ना, अच्छा देखना ना, जाड़ा के दिन में आदमी सिकुड़ जाला। जाड़ा के दिन में सिकुड़ जाड़ा बड़ी बड़ा सर्दी बासी सुतला बहरी बेदर्दी बात है आप माने एकदम सिकुड़ जाता। सिकुड़ने से क्या फायदा? क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम होने से हवाएं जब चलती है तो कम एरिया लेती है, इसलिए ठंडा कम होता है। उपराती किसे कहते हैं? उपराती किसे कहते हैं? उपराती उपराती किसे कहते हैं? उपराती अरे बताए नहीं थे। उपराती का मतलब मान लो मछली है जो बहुत अधिक जाड़ा पड़ता है, तो जो मछली होती है कहाँ चली जाती है? समुद्र के नीचे चली जाती है, समुद्र के स्तर पर चली जाती है, तो उसी को मतलब क्या कहता है? उपराती कहते हैं। हो गया। ऊंचाई तुंगता क्या होता है? अगला लिख लेना। ऊंचाई तुंगता क्या होता है? 7वां। ऊंचाई तुंगता क्या होता है? ऊंचाई तुंगता क्या होता है? तो बस इतना ही आज हम लोग बायोलॉजी का शेयर करेंगे। कल इसका आगे, कल ये चैप्टर समाप्त होगा। कल कुछ प्रश्न भी देखेंगे।